Hello students, in this video we will discuss Rutherford scattering experiment, and on the basis of this experiment Rutherford assigned a model of atom which is called Rutherford's nuclear atomic model or Rutherford's model of atom. So सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे what was scattering experiment. अब before this experiment, electrons and protons were discovered, and on that basis, Thomson assigned a model of atom which was called plum pudding model, where positive charge is considered as a sphere, and in which the negative charged electrons are spreaded. But later on, Rutherford assigned a model in which he discovered the nucleus. So on the basis of Rutherford's scattering experiment, there is a discovery of nucleus which we are going to study. So what he did, he took a source of alpha particles, a radioactive polonium element. Since it is a radioactive element, he kept it in a protective shield which is lead shield. So alpha particles are basically क्या है? Alpha particles are basically helium particles, positively charged helium particle. This is helium which has 2 electrons. If we remove 2 electrons from the helium, we got helium cation, helium 2 plus, and these cations are called alpha particles. So we can say alpha particles are positively charged helium particles. क्या करा उसने? ही स्ट्राइक अल्फा ए बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल in on a thin metal foil. He used gold foil of thickness 0.004 centimeter, a very thin gold foil he took. अब उसने क्या देखा, जैसे ही अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, क्योंकि गोल्ड फॉइल को उसने एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन में रैप करा था, और ये जो स्क्रीन है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, ये ऐसी स्क्रीन है विच स्टार्ट ग्लोइंग वेन एवर अ पार्टिकल स्ट्राइक ऑन इट. ये चमकना स्टार्ट कर देती है जब इसके ऊपर कोई चीज़ स्ट्राइक करती है. तो उसने क्या देखा, मैनी ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो यहाँ से आ रहे थे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो अनडिफ्लेक्टेड. मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड और डिफ्लेक्टेड बाय वेरी स्मॉल एंगल. ये इतनी जो स्क्रीन थी, इट स्टार्ट ग्लोइंग, वेरी हैवी ग्लो स्टार्ट हो गया यहाँ पे. इट मीन्स बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स इसके ऊपर आके यहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं, और ये जैसे आ रहे हैं सीधे ही निकली जा रहे हैं. एंड अगर डिफ्लेक्ट हो भी रहे हैं थोड़े से अपने पाथ से, ये इनका स्ट्रेट पाथ है, ऐसे सीधा स्ट्रेट पाथ से अगर थोड़े से डिफ्लेक्ट हो भी रहे हैं तो बहुत छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और वी कैन से दे आर गोइंग अनडिफ्लेक्टेड. अब कुछ और पार्टिकल्स थे विच वर डिफ्लेक्टेड, but with the small deflection, or we can say that deflected by small angle, and very few, we can say 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो सीधे गए गोल्ड फॉइल के साथ टकरा के ऐसे ही वापस आ गए. अब इन ऑब्जर्वेशंस का बेसिस क्या है? वी आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज. अब पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, वी नो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो अगर हम उसके पाथ में, ओरिजिनल पाथ में कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और कोई एक्सटर्नल चार्ज अप्लाई कर दें तो इट विल शो डिफ्लेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पॉजिटिव चार्ज जैसे हमारा अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर है, इट इज़ मूविंग, अगर हम इसके मूविंग पाथ में चार्जेस अप्लाई कर दें तो इट विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड विल बी रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ अप्लाई करके देखेंगे. अब अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो हैं वो बहुत सीधे ही निकल आए कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई. इट मीन्स वो जो उनका ओरिजिनल पाथ था उसी पाथ पे वो बाहर निकल आए. इट मीन्स उस पाथ में, उस रास्ते में उनको कोई भी चार्ज नहीं मिला, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. सो इट मीन्स जो एटम है, हेयर आई हैव टेकन अ सिंगल एटम. वहाँ हमने गोल्ड फॉइल ली थी, उसमें लॉट ऑफ एटम्स थे. अब मैंने उसी पॉइंट को, क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड आए थे और कुछ डिफ्लेक्टेड हुए थे, कुछ वापस आ गए थे, हमने गोल्ड फॉइल ली थी. गोल्ड फॉइल हैज़ मैनी गोल्ड एटम्स, बट हेयर आई हैव टेकन अ सिंगल गोल्ड एटम.
उसके ऊपर मैंने कितने सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स ट्राई कराए हैं सिंगल गोल्ड एटम के ऊपर. It is just I am showing this diagram just to understand the concept of scattering. So here I have taken one single gold atom. Since many of the positively charged particles are going undeflected, it means in their path they are not feeling any positive or negative charge. It means the atom as a whole has a large number of empty space, or we can say the atom is extraordinary hollow, having no charge in that space. Since a few particles are when going to their path, they got deflected फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ. ऐसे सीधे जाना था उन्होंने, लेकिन वो डिफ्लेक्ट हो गए. इट मीन्स ऑन मूविंग अप टू दिस पॉइंट दे आर फीलिंग सम पॉजिटिव चार्ज, दैट्स वाई दे आर डिफ्लेक्टिंग. सो क्योंकि थोड़े से पार्टिकल ही डिफ्लेक्ट हुए हैं, इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी स्पेस उसने थोड़ी सी ही जगह कवर करी है. अगर पॉजिटिव चार्ज ने ज़्यादा स्पेस कवर करी होती, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज इतनी स्पेस में होता, तो lesser number of alpha particle will be undeflected and greater number of alpha particle will be deflected. Since जो डिफ्लेक्शन हो रही है अल्फा पार्टिकल की वो बहुत कम हो रही है, बहुत कम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं. इट मीन्स थोड़े से पार्टिकल्स को ही पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, अदरवाइज सारे पार्टिकल तो खाली जगह से निकल रहे हैं. इट मीन्स जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल स्पेस, and that space was called as nucleus, right? So कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो जैसे ही गए उससे डबल स्पीड से टकरा के वापस आ गए. इट मीन्स इन पार्टिकल्स को कोई रास्ते में बहुत ही हैवी चीज़ मिली है जिसके साथ वो टकरा के वापस आए हैं. इसको समझना है तो जैसे एक बॉल को दीवार पे टकराते हैं तो बहुत स्पीड से वापस आती है, बॉल को कर्टन के ऊपर मारते हैं तो उतनी स्पीड से वापस नहीं आती, वो बिल्कुल वहीं पे गिर जाती है. सो ऐसे ही अल्फ़ा पार्टिकल जा रहे हैं. इसी कॉन्सेप्ट को बॉल एंड दीवार का जो कॉन्सेप्ट है इसी के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं. अगर ये चीज़ हैवी नहीं होती तो अल्फ़ा पार्टिकल ने इतनी ज़्यादा स्पीड से वापस नहीं आना था उसी स्पीड से, राइट? अगर ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी मास है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड, इट मीन्स दीज पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड ऑन देयर ओरिजिनल पाथ. अपनी जगह अब जैसे गए उसी पार्ट पे वापस आ गए. इट मीन्स दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड जो स्पेस है और वी कैन से द न्यूक्लियस है, इट हैज़ वेरी हैवी मास. सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया कि अगर यहाँ जो न्यूक्लियस है इसमें अकेले प्रोटॉन्स ही रहते तो इसका मास तो उतना ही होना था जितना यूजुअली होता है. बट ही सुजेस्टेड दैट दिस हैवीली मास्ड न्यूक्लियस जो है it should contain some other particle also which should be neutral. That's why it has heavy mass. क्योंकि अकेले प्रोटॉन्स के कारण मास इसका इतना ज़्यादा नहीं आ सकता. So Rutherford suggested that in an atom there must be present at least third fundamental particle which should be neutral and has nearly equal mass as that of proton. Means उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ साथ कोई और थर्ड पार्टिकल भी है जिसके कारण न्यूक्लियस का मास ज़्यादा आ रहा है. सो दिस पार्टिकल वॉज लेटर ऑन डिस्कवर्ड बाय चैडविक. इसको हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की. So first observation was most of the alpha particles went straight through foil undeflected. उनकी कोई deflection नहीं हुई. It means there must be a very large empty space within the atom. So atom जो है that is we can say extraordinary hollow. And the second observation is a few particles got deflected. थोड़े से deflect हुए from their original path with small angle. It means the positive charge must be concentrated and occupy a small space. That small space which has positive charge was called nucleus. क्योंकि कुछ पार्टिकल बिल्कुल ही अपने पाथ से रिटर्न कर गए थे, बैक हो गए थे. It means that positive charge should be having high mass, heavily massed, which was later proposed that it should contain a third fundamental particle. So on the basis of these three observations,
Rutherford assigned a model which is called Rutherford's nuclear atomic model. So according, these are the assumptions for this model. He said an atom consists of a heavily positively charged nucleus where whole of the mass is concentrated. Whole of the mass of atom, पूरे एटम का जो मास है दैट इज ड्यू टू न्यूक्लियस. सेकेंड, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल. स्मॉल वॉल्यूम है तभी तो उसने छोटी सी स्पेस कवर करी है. अगर ज़्यादा वॉल्यूम होता न्यूक्लियस का तो अल्फा पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होनी थी. सो नेक्स्ट इज देयर इज लार्ज एम्प्टी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियस है उसके बाहर खाली जगह है विच इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस. And last assumption, he said the electrons are revolving around the nucleus in a fixed in a circular manner which were called orbit, right? So वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है that is revolving around the nucleus. अब जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहा है. तो जब भी कोई चीज़ ऐसे रिवॉल्व कर रही है तो इट एक्सपीरियंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर को फोर्स लग रही होती है. बट दैट फोर्स वॉज काउंटर बैलेंस्ड बाय अब अट्रैक्टिव फोर्स between electron and nucleus. Since nucleus is positively charged, electron is having negative charge. जो centrifugal force है इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रही है, जो उसको बाहर ऐसे ऐसे घूम रहा है तो naturally centrifugal force लगती है. That centrifugal force will be counterbalanced by the attractive force between the nucleus and electron. So these were the assumptions of Rutherford's atomic model. So Rutherford atomic model experienced a serious drawback that it could not explain the stability of atom. क्योंकि atoms जो है on the whole is very stable. But जो according to Rutherford ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो around the nucleus in a circular manner it is revolving, right? So we know according to classical theory of electromagnetism, it says when a charged particle, थ्योरी कहती है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब रिवॉल्व करता है किसी अट्रैक्टिव फील्ड में, जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में रिवॉल्व कर रहा है तो देयर वुड बी अट्रैक्टिव फोर्स. तो थ्योरी कहती है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अट्रैक्टिव फील्ड में रिवॉल्व कर रहा होता है ना तो इन एवरी रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन फिर सेकेंड रेवोल्यूशन फिर थर्ड रेवोल्यूशन, in every revolution there is a loss of energy, right? So on this theory, on the basis of this theory, the electron should lose energy at every turn. जैसे ही उसने एक टर्न ली एनर्जी लूज करी, अगली टर्न ली, अगली बार घूमा फिर एनर्जी लूज करी. एंड देखो जैसे जैसे वो रिवॉल्व कर रहा है एनर्जी लूज कर रहा है, अल्टीमेटली इतनी एनर्जी कम हो जाएगी कि वो न्यूक्लियस के ऊपर ही गिर जाएगा. इट मीन्स अल्टीमेटली इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड ऑन दिस बेसिस वी कैन से द एटम वुड collapse. एटम जो है वो collapse कर जाएगा. बट सिंस द एटम इज वेरी स्टेबल it means electron does not fall into the nucleus. So this observation goes against the observations of Rutherford, or we can say Rutherford did not explain the stability of atom. So this drawback was overcome by the Bohr's atomic model, which we will study in the next video. So since Rutherford proposed the presence of third fundamental particle which was neutral, which should be neutral, so it was discovered by Chadwick and given the name neutron. Chadwick ने क्या करा, he bombarded helium particle or alpha particles on beryllium atom and found and penetrating radiations were produced. कुछ radiations निकली हैं जिनके पाथ में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, चार्जेस अप्लाई करते हैं तो वो किसी भी चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट नहीं हुई वो वाली रेस. इट मीन्स दैट रेडिएशन कंटेन न्यूट्रल पार्टिकल विच वर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स. उनको नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स का. सो अप टू these we have three fundamental particles. With these three discoveries, protons, electrons, Rutherford model, and discovery of neutron, we have three fundamental particles which forms the given atom. So let us have some generalization about the atom. So atom is represented as, the symbol is written in the center. Here it is written atomic number, here
we have mass number. So some observation about atom are: first, the atoms have three fundamental particles which are called proton, electron and neutron. Except hydrogen, हाइड्रोजन हैव ओनली प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन्स नहीं होते. सो जो एटॉमिक नंबर है किसी भी एटम का, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. एंड सिंस द एटम इज न्यूट्रल, जो कोई भी एटम है, एटम इज न्यूट्रल, इट मीन्स द पॉजिटिव चार्ज in an atom should be equal to negative charge. So number of protons should be equal to number of electron. So in a given atom, always number of protons and number of electrons are equal, always equal. So number of proton and or number of electron that are equal to अटोमिक नंबर. सो जितना किसी एलिमेंट का अटोमिक नंबर है उस उतने ही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और उतने ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. फॉर एग्जांपल कार्बन 612 है. सो दिस इज अटोमिक नंबर इज 6. सो कार्बन हैज प्रोटॉन 6 एंड इलेक्ट्रॉन ऑल्सो 6, राइट. सो नेक्स्ट जनरलाइजेशन इज व्हेनेवर, जब भी हम किसी एलिमेंट में कोई प्रोटॉन डालते हैं, हमने उसमें प्रोटॉन डाला तो दिस एलिमेंट गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर एलिमेंट, ये एक नया एलिमेंट बन जाएगा विच हैव नेचुरली, इसका जो एटॉमिक नंबर है कंसीडर 6 था, मैंने प्रोटॉन डाला तो एटॉमिक नंबर बन गया 7. सो दीज टू एलिमेंट्स विल बी डिफरेंट, बट दिस चेंज इज नॉट पॉसिबल इन ए गिवन केमिकल रिएक्शन. These changes are possible only in transmutation, nuclear reactions. We cannot change one atom into another atom by simply adding a proton. ऐसा नहीं होता. हम given chemical reaction और given conditions में हम ऐसा नहीं कर सकते. But we can change a atom into cation or anion by adding. अगर हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया तो it will be converted into anion. अगर हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है, माइनस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम नेगेटिव चार्ज बाहर निकाल रहे हैं तो इसके ऊपर क्या आएगा चार्ज, पॉजिटिव, तो इट विल फॉर्म कैटायन.